वेलकम टू द थिंकिंग कप। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में। और ये एक कोर्ट के फैसले के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम थी उसको रद्द किया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में उसको पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे पूरा रखा गया है। अभी भी एनालाइज करने में कुछ वक्त लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा इन्वॉल्व है, 3-4 साल का। और लेकिन मोटा मोटा जो कुछ सामने आया है कि इसमें बेनिफिशियरीज कौन थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें बेनिफिट कर रही थी। जो सबसे ज्यादा जो इमर्ज होके आया है, बीजेपी को 8,252 करोड़ मिले, कांग्रेस को 1,900 के ऊपर मिले, और तृणमूल कांग्रेस को 1,700 करोड़ मिले। इसके अलावा और कई पार्टीज हैं, बीआरएस, डीएमके, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इसमें जिक्र है, जिनको कोई 50 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। लेकिन बीजेपी जो है वो ओवरऑल मोर देन 50% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो एनकैश करा चुकी है। वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इस पूरी स्कीम में इमर्ज हुई है। और ये इलेक्शन बॉन्ड की जो स्कीम है वो बीजेपी ने ही इंट्रोड्यूस की थी 2017 में। और ये स्कीम ऐसी स्कीम है कि जिसमें एक जरिया है, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं या कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपना मनी, अगर पैसा अपना डोनेट करना चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो एक बॉन्ड बनवा सकता है। और वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकैश करेगी। और ये अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मनी जो है उसका लेन देन हो सकता है, और इस पे एक कंप्लीट सीक्रेसी होगी, इसकी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं दी जाएगी। तो इसका जो सीक्रेसी का एलिमेंट था वो इतना गलत था कि कोर्ट को भी लगा कि इसको, इस स्कीम को रद्द करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने 4 साल लगा दिए इस फैसले को सुनाने में। और कोर्ट ने का मानना था कि जो भी पैसा देगा वो कोई आइडियोलॉजी के जरिए की वजह से नहीं, या कोई आउट ऑफ बेनिवोलेंस एंड चैरिटी नहीं, लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स पे नजर रख के वो पैसा देगा। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की अगर ये पॉलिसी होगी तो उसमें करप्शन कितनी ज्यादा बढ़ेगी। ये इसमें एक सबसे गलत बात ये है कि जो बेसिक बुनियाद है डेमोक्रेसी की या जमहूरियत की, वो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और जब ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आप निकाल दें, तो वो डेमोक्रेसी, वो जमहूरियत वो कितनी वीक हो जाती है, ये आप समझ ही सकते हैं। और ये किस तरह से हो रहा था, ये किस तरह से वीकन कर रहा था डेमोक्रेसी को, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को इरोड कर रहा था, और किस तरह से इस सब जो जो गुप्त जो इंफॉर्मेशन रखी गई थी उसके आड़े में किस किस्म की गलत डील्स और करप्ट डील्स जो है हो रही थी, वो समझने के लिए थोड़े से केसेस हमको देखने पड़ेंगे पर्टेनिंग टू द टॉप डोनर्स। इसमें एक सबसे बड़ा नाम जो उभर के आता है वो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है। ये एक लॉटरी कंपनी है जो सैंटियागो मार्टिन हेड करते हैं इसको। उनको लॉटरी किंग भी कहा जाता है। और इनकी कंपनी ने कोई 1,300 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और इसमें से 509 करोड़ जो हैं वो डीएमके को गए। ये तकरीबन 37.2% ऑफ द टोटल बॉन्ड डोनेशन है। लेकिन इसमें और बेनिफिशरीज भी हैं जो 850 करोड़ से का जो बकाया की रकम है, उसमें टीएमसी को एक बहुत बड़ा शेयर गया। उसके बाद बीजेपी को और कांग्रेस को उससे भी कम। तो इनकी इस कंपनी का जो इन पे ईडी के रेड्स हुए अप्रैल 2022 में।
ये वो कंपनी है जिनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच कर दी गई थी। और 2022-2023 ये रेड्स होने के बाद इनकी जो डोनेशंस हैं उनकी उसमें भी बहुत इजाफा हुआ। 544 की जो डोनेशंस हैं वो 2022 के बाद की गई। हालांकि उस साल में इनका प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 84.46 करोड़ था। इस कंपनी के या जो सैंटियागो मार्टिन है उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। सैंटियागो मार्टिन का बेटा चार्ल्स होजे मार्टिन जो है वो बीजेपी का मेंबर है 2015 से। और यही एक कंपनी नहीं है जिसमें जहाँ की दिखाया गया प्रॉफिट कम है उस कंपनी का, और उनकी डोनेशंस का साइज जो है वो कहीं ज्यादा है। यही एक चीज क्विक सप्लाई चेन के केस में भी देखी गई है। क्विक सप्लाई चेन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोनर उभर के आई है। उन्होंने डोनेट किया 410 करोड़ टू पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इसमें से 90% है जो है वो बीजेपी को गया, 90% से ज्यादा बल्कि। और इस कंपनी ने 360 करोड़ दिए 2021-22 में, जबकि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 21.72 करोड़ था। Not even a fraction of the donation that it made out। और फिर भी इसके बावजूद 2023-2024 ने में इस कंपनी ने 50 करोड़ की और डोनेशन की। और आपको बता दें कि क्विक सप्लाई चेन जो है वो रिलायंस ग्रुप का एक हिस्सा है। तो ये जानने की जरूरत है, सवाल ये खड़ा होता है कि ये आखिर अगर आपकी डोनेशन अमाउंट जो है वो एक्सीड करती है आपके प्रॉफिट से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये कौन सा पैसा है? ये क्या ब्लैक का पैसा है? क्लेम्स जब किए गए थे, जब ये स्कीम लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बाय द बीजेपी के, इससे जो है जो पुरानी जो स्कीम्स हैं जितनी भी उसमें हालांकि उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट था, कि उसमें क्लीन मनी नहीं आता है, लेकिन हम ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स करेंगे तो इससे क्लीन मनी की ट्रांजैक्शन होगी। तो ये किस किस्म का क्लीन मनी है कि जहां पे जिस कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं है वो डोनेशन उससे कहीं ज्यादा देते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और यही चीज हम तकरीबन हर केस में, हर दूसरे केस में देखते हैं। अब ये मेगा इंजीनियरिंग को देख लीजिए जो सेकंड हाईएस्ट डोनर हैं। इनकी ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिनकी पेड अप कैपिटल जो है वो 156 करोड़ की है, और इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे 966 करोड़ के, जिसमें से 75% जो हैं वो बीजेपी को गए, उसके अलावा बीआरएस को और कुछ अदर दीगर पार्टीज को गए। और मेगा ग्रुप जो है इट इज ओन्ड बाय कृष्णा रेड्डी, जिनको कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं गोदावरी नदी पे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना में। और जिस पे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कई उसमें इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की थी, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला और कोई सवाल उस पे नहीं खड़े किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी एक कॉन्ट्रैक्ट इनको हाल ही में मिला है जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट है, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। और आपको बता दें कि इसी किस्म के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं ये किस तरह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स जम्मू कश्मीर के लोगों में या और भी कई जगह पे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन पे कई बार इस किस्म के कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये लद्दाख का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि लद्दाख में अभी एक एजिटेशन चल रही है। वहाँ के जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले कई 2 हफ्तों से ज़्यादा एक हंगर स्ट्राइक पे हैं। और उनके कई मुद्दे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये एनवायरमेंटल इम्बैलेंस का जो विच इज़ क्रिएटेड बाय दीज हैफ हैजेड प्रोजेक्ट्स, जो कि एक दर्शाता है पॉलिटिकल एंड कॉरपोरेट नेक्सस के इंटरेस्ट को सर्व करता है।
बहरहाल हम जाते हैं वापस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तरफ। और मेगा ग्रुप की बात कर रहे थे, तो मेगा ग्रुप ने मेगा ग्रुप की और सिस्टर कंसर्न्स हैं, और इनकी जो टोटल डोनेशंस हैं वो कोई 1200 करोड़ से ज़्यादा हैं। उनकी बाकी ग्रुप्स, एक पावर ट्रांसमिशन का ग्रुप है, और दो और ग्रुप्स हैं जिन्होंने डोनेट किया, तो टोटल अमाउंट 1200 करोड़ से ज़्यादा का बनता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो कहानी है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने की कहानी नहीं है। ये एक कहानी है कोअर्जन की, कि ये एक कहानी है जो दिखाती है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में हैं वो किस तरह से जबरन भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल है ऋत्विक प्रोजेक्ट्स का। ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसके फाउंडर जो हैं वो बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं, सीएम रमेश। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 45 करोड़ के। और इनके पास कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। अब इंटरेस्टिंग जर्नी इनकी ये है कि सीएम रमेश जो हैं वो पहले टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के राज्यसभा मेंबर थे। और 2018 में इनके घर पे और ऋत्विक प्रोजेक्ट्स के जितने प्रेमिसेस हैं उन पे रेड हुआ इनकम टैक्स का। और 2019 में रमेश ने और चार और जो टीडीपी के सदस्य थे उन्होंने पार्टी टीडीपी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से कोअर्सिव वेज और इनकम टैक्स है, इन्फो ईडी है या सीबीआई है, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कौन सी पार्टी कंट्रोल करती है? ये तो एक ही पार्टी कंट्रोल कर सकती है, उसका नाम लेना जरूरी नहीं है। लेकिन ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से एक पावर को अब्यूज करते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पेटी बेनिफिट्स, फॉर पॉलिटिकिंग, फॉर एक्सट्रैक्टिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और इसके अलावा टू साइलेंस ऑपोजिशन और टू साइलेंस डाइसेंट, ये सब चीजें चल रही हैं। और यही चीज इलेक्टोरल बॉन्ड में भी यूज हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है केवेंटर ग्रुप की, अ, जो कि इनकी तीन फर्म्स हैं जिन्होंने टोटल डोनेशंस 500 करोड़ की। और इसमें से इनका एक ग्रुप है मदन लाल लिमिटेड, जिन्होंने 185.5 करोड़ की डोनेशन की 2019-2020 में, जबकि इनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वाज रुपीज 1.84 करोड़। जस्ट अ माइन्यूट, वेरी वेरी माइन्यूट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। और यही कहानी हम पहले भी देख चुके हैं कई और केसेस में। इंटरेस्टिंग चीज इनके केस में ये है कि जब इन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और पार्टी ने इनकैश किए, जिसके मेजर बेनिफिशियरी जो हैं तृणमूल कांग्रेस थी, 2021 में इनका प्रेमिसेस पे ईडी रेड्स हो जाते हैं। तो अगर इससे ये साबित होता है कि अगर कोई कंपनी से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेने हैं, तो जो पार्टी सत्ता में है वो कई जबरन तरीके इस्तेमाल कर सकती है। और जो केंद्रीय सरकार में है उनके पास सारे हथियार हैं, उन्होंने जो पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना पर्सनल हथियार बना के जिस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो वो अगर कोई और पार्टी को, अगर किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ग्रुप ने अगर पैसा दिया है, तो वो उस पे भी एज एज अ फॉर्म ऑफ वेंडेटा ईडी रेड्स करवा सकती है। यही चीज हमने फ्यूचर गेमिंग में देखी कि फ्यूचर गेमिंग जो कि पहले डोनेशंस दे रहा था डीएमके को और टीएमसी और बाकी पार्टीज को, उसने रेड्स के बाद और अपनी प्रॉपर्टीज अटैच होने के बाद ज्यादा डोनेशंस की, और उन डोनेशंस में बीजेपी को एक बहुत बड़ा शेयर मिला उन्हीं डोनेशंस में से।
तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा है, ये सिर्फ एक मुद्दा जो है लीगलाइज्ड करप्शन, लीगलाइज्ड किकबैक्स एंड कमीशन का नहीं है। ये एक जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये भी है कि ये किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का जो इस्तेमाल है और गलत इस्तेमाल है टू बी टर्न्ड इनटू एन एक्सटॉर्शन गैंग, ये उसकी तरफ भी रोशनी डालता है। हम सुनते आए थे, कई कंट्रीज होती हैं, जैसे मेक्सिको है, लैटिन अमेरिका में कई कंट्रीज हैं, इक्वेडोर वगैरह, जहाँ पे कहा जाता है कि माफिया जो है वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है। हमारे देश में तो इस किस्म की पैरेलल गवर्नमेंट कभी नहीं कोई चला पाया। एक डेमोक्रेसी थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। लेकिन ये अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का की जो जितने कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, उससे लग रहा है कि ये जो सत्ता में पार्टी है वो इंस्टीट्यूशंस को का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है एज एक्सटॉर्शन गैंग्स, वो तो पूरा एक माफिया रिंग रन कर रही है, माफिया ऑपरेट कर रही है। दूसरी चीज एक समझने वाली ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की में मनी फ्लो कैसे हो रहा है ये पूरी स्कीम में। एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती है, और पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा अपनी जेब में रखती है। और फिर अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, चाहे वो किसी रीजनल गवर्नमेंट है या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है में है, तो वो स्टेट के रिसोर्सेज से वापस उन्हीं बिजनेस एंटरप्राइजेस की जेब भरती है, और उससे कई ज्यादा गुना भरती है। तो पैसा कहाँ का बर्बाद हो रहा है? ये देश का पैसा है, ये देश का सरमाया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की पर्सनल पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और इस सब में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने एक रोल प्ले किया है बाय हाइडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पब्लिक गेज, इसने इसमें और कहीं इजाफा किया है। ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसमें किस तेजी से, किस रफ्तार से, इन्वॉल्वमेंट किस स्केल पे इसको ज़्यादा प्रमोट किया है, करप्ट डील्स को, ये अब आपके सामने है। एक इंटरेस्टिंग केस है एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का, और ये दिखाता है कि रेशियो जो डोनेशंस देती हैं कई बिजनेस कंपनीज जो देती हैं, और उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इतना ग्लेयरिंग है, वो रेशियो इतना इम्बैलेंस्ड है कि एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे 2020 से लेके 2023 तक। और इस दौरान उसको कई प्रोजेक्ट्स मिले, कोई 20-22 प्रोजेक्ट्स तकरीबन की तो हमारे सामने लिस्ट है, और इनमें से कुछ की वैल्यू भी हमें पता चली है। जैसे वर्सोवा बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट है 9,000 करोड़ का। जेड मोर टनल कॉन्ट्रैक्ट जो गांदरबल में है, जम्मू कश्मीर में, वर्थ 2,716 करोड़। एक और जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट है जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जिसके दो सेगमेंट्स पे ये काम कर रहे हैं, वैल्यूड एट 1,547.91 करोड़। इसके अलावा 2 सैनिटेशन 1 वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स 2,732.7 करोड़। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट ₹1,500 करोड़। तो ये सिर्फ हमारे पास 6 प्रोजेक्ट्स के हमने वैल्यू निकाली है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो खरीदे गए थे, वो याद दिला दें, वो 30 करोड़ के हैं सिर्फ। और टोटल वैल्यू ये जो 6 एप्को के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमने कैलकुलेट की है, तो ये आती है ₹17,496.61 करोड़। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो खरीदे गए वो 30 करोड़। यानी 30 करोड़ आपने दिए
और 17,000 करोड़ से ज्यादा का आपको प्रॉफिट आया। तो रेशियो अगर इसको कैलकुलेट करें, दैट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 583 टाइम्स द वैल्यू ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है 6 नॉन प्रोजेक्ट्स पे। इसके अलावा कई 15 प्रोजेक्ट्स कम से कम इस कंपनी के पास हैं। और ये भी बता देना ज़रूरी है कि इन्होंने जितने बॉन्ड्स खरीदे, अ, उसमें से मेन बेनिफिशियरी तकरीबन सारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा है वो बीजेपी को गया। इसके क्योंकि जम्मू कश्मीर का इसमें जिक्र है, तो इनकी जो क्रोनोलॉजी जम्मू कश्मीर की है उसको भी ज़रा एक नज़र डाल लें। 2019 में इस कंपनी को जो जेड मोर टनल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है गांदरबल में, और उसकी जो वैल्यू है वो 2716 करोड़ है। और 2020 जनवरी में, यानी कि एक महीने बाद, ये कंपनी 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है वर्थ 1 करोड़, विच वॉज एनकैश्ड बाय बीजेपी। 2022 में एप्को ने फिर खरीदे 10 करोड़ के बॉन्ड्स, अगेन एनकैश्ड बाय बीजेपी। और 7 महीने बाद, यानी कि जुलाई के आसपास, इस फर्म को फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिला दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे का। और 2023 में इन्होंने फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 10 करोड़ के, और अगेन एनकैश्ड बाय बीजेपी। उसके बाद इनको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम आपके सामने रखेंगे वो बात। एक प्रॉब्लम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके ये भी है कि कई फर्म्स जिनकी गलत डीलिंग्स हैं, रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, या जो ब्लैक लिस्टेड फर्म्स हैं, या जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, वो भी डोनेट कर सकती हैं, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी है और किसी को कोई उनकी पता नहीं चलेगा। और किस तरह से जो भी पार्टी उस पैसे को लेगी, तो ऑब्वियसली वो उनका जो गोरख धंधा है वो उसको प्रमोट भी करेगी। तो 7 फार्मा कंपनीज जो कि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस थे ऑफ पुअर क्वालिटी एंड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, उन्होंने भी बॉन्ड्स खरीदे हैं। और ये दर्शाता है कि किस तरह से इस किस्म की पॉलिसी जो है वो इनकरेज करती है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर सकें। इसमें एक बहुत बड़ा क्रिमिनैलिटी का एलिमेंट है कि जब सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के फर्म्स को प्रमोट किया जाता है, उसमें एक पॉलिटिकल और कॉरपोरेट नेक्सस उभर के आता है। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर एलिगेशंस थे रॉन्ग डूइंग के, जैसे कि कैग की रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया था संजीव गोयनका ग्रुप के बारे में। और इनकी ये कोल माइन ऑक्शंस में डील करते हैं, और इनकी दो कंपनीज ने 485 करोड़ जो है वो उसके बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 2/3 जो है वो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल को गए, और बाकी जो है वो मेनली बीजेपी को गए। और इसके ऊपर कैग ने पहले रिगिंग के एलिगेशंस लगाए थे, कैग की रिपोर्ट में आए थे। और बीजेपी ने उस वक्त इनकी जो ऑक्शन है उसको डिफेंड किया था पब्लिकली। और कैग की इन्वेस्टिगेशन ने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो गोयनका ग्रुप को की मदद कर रही है टू विन द ऑक्शन बिड्स। और भी कई एनर्जी रिलेटेड कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को दिए, जिसमें से ज्यादा काफी शेयर बीजेपी को मिला और भी कई पार्टीज को मिला। और रफली अगर देखा जाए तो एनर्जी रिलेटेड बिजनेस जो कि माइनिंग, जिसमें माइनिंग आता है, कोल आता है, सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन लाइंस, एक्सेट्रा,
इनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई 3600 करोड़ का है। और ये बहुत सारे इनमें से ग्रुप्स वो हैं जिन पे एलिगेशंस लगाए गए हैं बाय ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट, बाय क्लाइमेट एक्टिविस्ट, कि ये एक तो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और दूसरी अपनी इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इवेड कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये सब चीज़ें अगर ये प्रमोट हो रही हैं, एक लार्जर स्केल पे हो रही हैं और नज़र में नहीं आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक चीज और प्रमोट करती है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है कि एक तो पहले ही सीक्रेसी इतनी है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है, किसको जा रहा है, पता नहीं चल रहा। उसके अलावा ये प्रमोट करती है एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सीक्रेसी। और क्योंकि जब ये आप सामने आया है तो अभी भी पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी डोनेशंस जो हैं कुछ अलग अलग नामों पे दी गई, या जैसे इंडिविजुअल डोनर्स के नाम पे दी गई। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है जो एक इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 डोनर्स में आते हैं, वो लक्ष्मीदास वल्लभ दास मर्चेंट हैं। इन्होंने 25 करोड़ की डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को दी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और एक गो में इन नवंबर 2023 में। और कोई इंडिविजुअल क्यों इतना पैसा देगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? और पता चलता है कि ये डायरेक्टर हैं, एटलीस्ट 6 कंपनीज हैं जिनका लिंक रिलायंस के साथ है। एक और जो ये डबल लेयर ऑफ सीक्रेसी को दर्शाता है, एक और इंसिडेंट है, वो है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का। ये इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये कोई 13 ट्रस्ट बने थे 2013 में, ये उनमें से एक है। और तब ये ट्रस्ट बने थे कि इलेक्टोरल फंडिंग में एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आए, कि बिजनेस ग्रुप्स या जो भी पैसा देना चाहता है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दे, और इलेक्टोरल ट्रस्ट आगे से पॉलिटिकल पार्टीज को दें ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई तो उससे तो ट्रांसपेरेंसी हट गई, लेकिन उसने ये भी इनकरेज किया कि इंडिविजुअल्स भी डोनेट कर सकते हैं और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट भी डोनेट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डोनी जो है वो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है। माफ कीजिए। तो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जब पैसे लिए, किससे पैसे लिए, किन बिजनेस ग्रुप से पैसे लिए, और ये भी, इस पे भी सीक्रेसी है। और जब वो पैसे लेकर वो एक एक पूल में आ जाते हैं, एक, और उस पूल में से वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को चले जाते हैं। तो इवन दो ये अब जो अभी इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये दिखाया गया है कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने पैसे डोनेट किए, पर ये नहीं दिखाता वो पैसा किसका पैसा था और किस पार्टी को गया। तो इसको पता लगाने में तो शायद बहुत वक्त लगेगा। बहरहाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, यही एक जरिया नहीं है जो ऑफ जो पॉलिटिकल फंडिंग का। और पॉलिटिकल फंडिंग हालांकि है तो बहुत जरूरी, लेकिन इट एंड्स अप बीइंग अ सोर्स ऑफ करप्शन। और ये हमें समझने की जरूरत है कि पहले भी इस किस्म की जो पॉलिटिकल कॉरपोरेट नेक्सस जो एक चलता था और एक करप्शन का जरिया चलता था थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग, वो चल रहा था वो सिलसिला, लेकिन कम से कम एक नज़र के सामने था। जब ये नज़रों के पीछे हो गया तो इस पे एक लेयर ऑफ, कितनी लेयर्स ऑफ सीक्रेसी इसमें आ गई। इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थी, जो सिटीजन को इसके बारे में, नागरिक को इसके बारे में नहीं पता चल रहा था, उससे कई ज़्यादा इसने करप्शन को इन इन मल्टीपल्स इंक्रीज किया। और इसमें उभर के वही पार्टी आती है जिसने इस स्कीम को प्रमोट किया, बीजेपी, जो जो ये स्कीम लेके आई। टुडे इट इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। दिस डज नॉट मीन कि बाकी पार्टीज जो हैं वो दूध की धुली हैं। उन्होंने भी जो पैसा लिया और जिनसे लिया,
उनको कितना वापस दिया, किस शक्ल में उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई, ये तो सब तो अब आपके सामने है। और एज जो नागरिक, एज सिटीजन्स, ये हमारा हक ही नहीं, हमारा फर्ज भी है कि हम इन चीज़ों पे इन्फॉर्म्ड रहें, हम समझ सकें, हम जान सकें कि कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन कितना पैसा मुनाफा उसमें से कमा रहा है। ये देश का पैसा है और ये जानने का हमें हक भी है और ये हमारा फर्ज भी है। और एक मैं कहूँगी कि काबिले जिक्र है उन लोगों का कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन इस देशवासियों तक पहुंचाई। इसमें ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट जो कोर्ट में जिन्होंने पिटिशन दायर की थी, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जो आज इसको डिस्पाइट द पुअर रिसोर्सेज, क्योंकि एक बहुत छोटा सा तबका है जर्नलिस्ट का जो अपना काम जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, और उनमें से कुछ का नाम लिया जाए जो अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव है, द वायर है, स्क्रोल है, न्यूज़ मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री, द हिंदू, इन सब ने इस पे काफ़ी काम किया है। और जो इतनी बड़ी एम्पायर, इतनी बड़ी इंडस्ट्री मीडिया की है, उसने एक पूरी चुप्पी धारण की हुई है। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वो एक गवर्नमेंट का जो पक्ष है, बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी का ढोल जो वो वैसे भी पीटते हैं, या आप क्या अटेंशन डिफ्लेक्ट करते हैं टू अदर इश्यूज, चाहे वो लोगों के घरेलू मसले हों, और वो आपको नहीं ये दिखा रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग जागरूक हों, आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें, अम, और आप लोग एक समझ सकें कि किस तरह से करप्शन का जहर बहुत डीपली इंजेक्ट किया जा रहा है। और ये वही देश है जहां पे 2012 में एक बहुत बड़ा संघर्ष चला, एक करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने का एक एंटी करप्शन मूवमेंट चला 2012 में। और उसी मूवमेंट के बेसिस पे, उसी मूवमेंट के बलबूते पे जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें बीजेपी उभर के पावर में आई। और आज वही बीजेपी एक नई स्कीम लेके आई, जिसने करप्शन को और ज्यादा एनकरेज किया। तो क्या करप्शन आज एक इशू नहीं है? हमें ये समझना होगा, हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, ताकि हम अपनी आवाज उठा सकें। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।